स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस नए से वीडियो में। इससे पहले हम दो वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता पर देख लिए। मेरा पार्ट 1 भी आया था, पार्ट 2 भी लाए थे। ये दोनों वीडियो देखेंगे तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो मेरा तीसरा सीरीज है। हम वीडियो ऐसा बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका प्रीलिम्स जो बीपीएससी का है वो भी हो जाए, और भी बीपीएससी ही नहीं और भी जो अन्य गवर्नमेंट एग्जाम जैसे सचिवालय सहायक हो गया, बिहार गवर्नमेंट का दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, तो हर जगह से सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल आते हैं। हर एक एग्जाम में, हर एक पेपर में यहीं से सवाल आते हैं। तो जो हम मतलब ऐसा लेक्चर देने का प्रयास करेंगे कि हर एक एग्जाम में आपको प्रीलिम्स में मतलब पीटी में, मेंस में, हर जगह आपको एक कहानी के रूप में बताएंगे ताकि हर जगह आपको समझ में चीज आए, कंफ्यूजन ना करें। और मेरे पढ़ाने के बाद यदि आप कोई अच्छे पब्लिकेशन का बुक आप पढ़ लेते हैं इस चैप्टर पे तो आपको वो बुक पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब एक फोर बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होता है, एक ठीक ठाक नॉलेज, एक पर्सनली चैप्टर पे सिंधु घाटी सभ्यता पे क्या है नहीं है सब कुछ को डिटेल्स में जानना है, तो आप अच्छे से पूरा वीडियो तक बने रहें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखे थे कि जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो नए नए स्थल की खोज होते जा रही है, जैसे जैसे नए स्थल मिलते जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कोन शेप का आकार भी क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। आप मेरे वीडियो देखने के लिए पहले सीसी को दबा दें। सीसी दबाएंगे तो हमारा बोला हुआ शब्द लिखाएगा और आपको नोट्स प्रिपेयर करने में आसानी होगी। तो देखिए सीसी है मोबाइल की स्क्रीन पे, तो उसको दबा दीजिए। दूसरा चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी करना मत भूलिएगा अपने मित्र के साथ। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। अब जो भी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो स्थल जैसे जैसे खोजे जा रहे हैं, उस स्थल मिल रहा है तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोण का आकार भी क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। नील नदी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता को अगर अच्छे से जोड़ दें तो ये दोनों को जोड़ भी देंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस दोनों सभ्यता को अगर जोड़ भी दिया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता उस दोनों ही सभ्यता से लगभग लगभग 12 गुना बड़ा है। कितना गुना? 12 गुना। आप समझ लीजिए 12 टाइम्स सिंधु घाटी सभ्यता, वो दोनों जो सभ्यता है, नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये दोनों सभ्यता को यदि हम जोड़ भी देंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता उन दोनों सभ्यता से 12 गुना बड़ा है, 12 टाइम्स। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना ज्यादा बड़ा था, आकार इतना ज्यादा बड़ा कि वो दोनों सभ्यता से 12 गुना आगे। समझिए कितना बड़ा हो सकता है। दूसरा इसमें चीज क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल दिन प्रतिदिन मिलते ही जा रही है, तो आकार घटने के बदला आकार बढ़ते ही जा रहा है। ये भी है सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इनकी खोज अभी भी जारी है, हर जगह खोजा ही जा रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि स्थल मतलब हर एक 2 वर्ष, 1 वर्ष में एक नए स्थल की खोज हो ही जा रही है। मतलब अभी कह लो कि बहुत ज्यादा स्थल, लगभग 40 से 50 स्थल जो है ना, वो स्वतंत्रता से पहले ही खोजे गए थे। लेकिन अभी के डेट का तो बातें छोड़ दो, अभी तो लगभग 500 स्थल पाकिस्तान में, 900 स्थल भारत में, टोटल मिला के 1400-1500 स्थल की खोज अभी तक 2024 तक की जा चुकी है। आशा करते हैं कि 2030 तक इसकी स्थल 2400 से बढ़ करके 2600 ना हो जाए, क्योंकि भाई खोज जारी ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल अभी भी जमीन को आर्कियोलॉजिस्ट कोड़ कोड़ के, खोद खोद के स्थल का डिस्कवर करते ही जा रहे हैं। और 15 14 जो भी है 14-1500 जो भी 14-1500 स्थल हैं, 2400 हम बोल दिए थे, सॉरी, जो भी 14-1500 स्थल अभी तक मिल रखे हैं, वो स्थल जो भी हैं, वो स्थल, सबका स्थल का नाम अलग अलग है। उसका नामकरण अपना जो आर्कियोलॉजिस्ट खोजते हैं तो वो रख देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है ये समझना है तो पुरातात्विक कर्ता, जो जमीन का खुदाई करते हैं उसको ही आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया। 900 से अधिक स्थल भारत में, आई कैन रिपीट, 900 से अधिक स्थल अभी भारत में और 500 लगभग स्थल पाकिस्तान में, और 2 क्षेत्र जो मिले हैं वो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है। अब आप बोलेंगे सर 900 भारत में, 500 पाकिस्तान में, तो 2 अफगानिस्तान में क्यों? तो 2 ही मिला तो भाई आपको 4 का नाम थोड़ी ना गिना देंगे। सबसे पहले जानिए वो जो 2 मिला, मात्र 2, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2 स्थल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2 ही मिला है तो वहां से क्वेश्चन आपको पेपर में निकल के आ सकते हैं। तो कौन सा 2 स्थल है? तो एक सोतोगई है, नाम याद रख लीजिए, सोतोगई है ना, और दूसरा मुंडी काक। पहला सोतोगई
और दूसरा मुंडी काक। ये दोगो स्थल अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से मिला है। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से मात्र यही दो स्थल, सोतोगई, मुंडी काक। ठीक। और स्वतंत्रता के बाद यदि सबसे अधिक स्थल मिला है तो भारत के गुजरात वाले क्षेत्र में, स्वतंत्रता वाले क्षेत्र में सबसे स्वतंत्रता के बाद जो सबसे अधिक स्थल मिला है तो भारत के गुजरात वाले क्षेत्र में सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं। और सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत को छोड़ दीजिए तो विश्व के इतिहास में भी इसका नाम बहुत बड़ा है। सिर्फ भारत के इतिहास में ही सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध नहीं है, विश्व के इतिहास में भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा नाम है। और कहा जाता है वर्ल्ड का एक प्राचीन सभ्यता, सबसे पुराना सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही देखा गया है। एक चीज ध्यान रखिए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुई थी तो सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं माना जाता था, क्योंकि खोज हुई ही नहीं थी। तो प्राचीन सभ्यता माना किसको जाता था? तो प्राचीन सभ्यता माना जाता था आपको वैदिक सभ्यता को, कि सबसे प्राचीन सभ्यता यदि भारत का कोई है तो वैदिक सभ्यता है। और चीन की सभ्यता हो गई, नील नदी की सभ्यता हो गई, बोंगई नदी की सभ्यता, कई सभ्यता हमारे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे, लेकिन उन सभी सभ्यताओं में एक सबसे प्राचीन सभ्यता में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा एरिया के साथ, बहुत डेवलप एरिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का नाम खोज हुई है, जो कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में इनके स्थल अभी भी मिलते रहे हैं और बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट लगे हुए हैं खोजने में। ठीक। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में ही पड़ता है, और यही दोनों जो क्षेत्र है सिंधु घाटी की राजधानी के नाम से भी जानी जाती है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्यों क्यों आपके दिमाग में घुस गया कि सर यही राजधानी क्यों? सर 1500 स्थल है, यही दो क्षेत्र राजधानी क्यों? तो यही दोनों क्षेत्र को सबसे पहले खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा को, और राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो को। सबसे पहले जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये दोनों ठेकेदार थे और यही दोनों जमीन को खोदवा रहे थे उस वक्त, वर्ष 1921 में। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, स्टुअर्ट पिगट नाम के इतिहासकार हैं, और इन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जुर्मा राजधानी के रूप में भी देखा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुर्मा राजधानी के रूप में भी देखा गया है, और ये कहते भी हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुर्मा राजधानी ही है। सिंधु घाटी के सबसे पश्चिमी स्थल पे चले जाओ तो आपको समझ ही नहीं आया भाई पश्चिमी क्या? बलूचिस्तान का नाम सुने हो जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर सुतकन गुडोर नाम का एक जगह है ना? आप पहले मैप रखो सामने में, उसके लेफ्ट साइड देखो मिल जाएगा, लेफ्ट साइड देखो मिल जाएगा। इसके अलावा डाबरकोट और बालाकोट ये सभी बलूचिस्तान प्रांत में ही पड़ता है। आप पूछोगे सर बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही पड़ता है बलूचिस्तान। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, क्योंकि ऐसा था कि पाकिस्तान पहले भारत में ही था, और पाकिस्तान किस साइड था भारत में? पंजाब के साइड, क्योंकि पंजाब जिधर है ना उधर उसके थोड़ा ही आगे चले जाओगे तो पाकिस्तान था। यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहा है? तो पाकिस्तान और पंजाब ये दोनों सटा ही था। तो पहले पंजाब प्रांत में ही पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी आता था, उधर लाहौर, पेशावर जो भी था, तो उधर ही आपका हड़प्पा वाला क्षेत्र पड़ता है पंजाब प्रांत में। पहले यह हड़प्पा वाला क्षेत्र पंजाब में ही था, लेकिन अभी जब आप जानते होंगे पाकिस्तान इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई ये अलग हो चुका अब इंडिया से, एक अपना स्वतंत्र कंट्री बन चुका है पाकिस्तान। तो इस वजह से अब पाकिस्तान में चला गया है हड़प्पा, क्योंकि पहले ये एक था तो हड़प्पा पंजाब वाले प्रांत में पड़ता था। उत्तर पश्चिम भारत आप चले गए, मैप खोलो, मैप खोलो, पहले ऐसे नहीं होगा काम, मैप खोल लो, बिना मैप का कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर पश्चिम भारत में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे सिंधु घाटी स्थल मिले हैं, उत्तर पश्चिम भारत में भी। अब आप पूछोगे सर उत्तर पश्चिम भारत में कौन कौन सा स्थल मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर मिले हैं, पंजाब मिले हैं, हरियाणा मिले हैं, राजस्थान मिले हैं, गुजरात मिले हैं, महाराष्ट्र मिले हैं, यूपी के ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारा स्थल यूपी में मिले हैं। तो आपके मन में घूम रहा होगा कि सर जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा स्थल मिला है? तो जम्मू कश्मीर में आपका मांदा, जम्मू कश्मीर में आपका बुर्जहोम, ये सब स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न निकल के आएंगे। जम्मू कश्मीर में आपका मांदा, जम्मू कश्मीर में आपका बुर्जहोम। अच्छा ये सब कहाँ पड़ता है? मांदा कहाँ पड़ता है? तो चिनाब नदी है उसी के किनारे पड़ता है मांदा।
अच्छा, मांदा कहाँ पे है? तो सबसे उत्तरी स्थल है, भारत का सबसे उत्तरी स्थल है। समझ रहे हैं ना? ये अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखोगे जम्मू कश्मीर में जाके, तो मांदा सबसे उत्तरी स्थल है इंडस वैली का भी। तो जम्मू कश्मीर से दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, मांदा और बुरझोम। अब आप बोलोगे सर पंजाब वाले क्षेत्र से कुछ बताइए, तो रोपर हो गया आपका, संघोल हो गया, संघोल के बाद राखी गढ़ी कह लो, नहीं राखी गढ़ी तो हरियाणा में पड़ता है, सॉरी। पंजाब से दो ही स्थल ले लो, रोपर और संघोल, यहीं से प्रश्न निकल के आएंगे। राखी गढ़ी का नाम लिए तो वो हरियाणा में पड़ता है। राखी गढ़ी हो गया आपका, भगवानपुर हो गया, बनवाली हो गया, ये सब बनवाली, ये सब हरियाणा वाले क्षेत्र से पड़ता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्थल हैं, इसकी नाम याद करो। पंजाब से रोपर, ठीक। और रोपर किस नदी के किनारे है? क्या आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि जो रोपर स्थल है वो किस नदी? सतलज नदी के किनारे। चलिए कमेंट क्या करवाएं, अभी आप लोग नए विद्यार्थी हो, आप लोग अभी कॉन्सेप्ट सीख ही रहे हो, तो आप वीडियो को अच्छे से देखो, फिर आप अच्छे से क्वेश्चन करो, फिर कमेंट करना कि हाँ क्वेश्चन बना कि नहीं बना, ठीक। हरियाणा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में कौन कौन सा स्थल मिला है? राखी गढ़ी मिले हैं, भगवानपुर नाम के स्थल मिले हैं, बनवाली मिले हैं। अच्छा, मिट्टी के जो हल का साक्ष्य, मतलब मिट्टी के हल, जमीन को खुदाई करने के बाद मिट्टी का हल कहाँ मिला है? तो बनावली क्षेत्र में मिला है। मिट्टी का हल है, किसी ने बनाया होगा अपने हाथ से ना, तो याद कर लो कि बनावली। और बैलगाड़ी कहाँ मिला है? तो बैलगाड़ी जो है, बैलगाड़ी टाइप का कुछ मिट्टी का खिलौना कह लो, वो सभी बनावली क्षेत्र में मिले हैं। खिलौना, टेराकोटा आप जब पढ़ोगे ना डिटेल में जाकर के, पहले मिस्र की सभ्यता पढ़ोगे, मेसोपोटामिया, तो वहां पर आग में पका पका के टेराकोटा को तैयार किया जाता था। टेराकोटा का मतलब होता है कि जो मिट्टी का हाथ से गोल गोल बेल के खिलौना बनाओ और वो खिलौना को आग में पका दो, उसी को टेराकोटा कहते हैं। आज की तरह चाइनीज जो प्लास्टिक का खिलौना ला रहा है ना, धंधा व्यापार कर रहा है, वैसा नहीं। पहले मिट्टी का खिलौना बैलगाड़ी बनाया जाता था, मिट्टी से ही पहले वो कार बना दिया जाता था। कार का तो खैर कल्पना ही नहीं था सिंधु घाटी में। मिट्टी से ही आप गुड़िया बना लो, आदमी का चित्र बना लेता था मिट्टी को ही, और उसको आग में पका लेता था। तो इस तरह का काम पहले चलता था। और सिंधु घाटी में जितने भी नगर मिले हैं, उनमें से सबसे अगर बड़ा नगर हम आपको बोले तो मोहनजोदड़ो है, सबसे बड़ा नगर। मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा नगर कहा गया है। बट प्रेजेंट में जो भारत में मौजूद है, भारत में सब, क्योंकि मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, लेकिन सिंधु घाटी स्थल में जो भारत में सबसे बड़ा है, तो उसका स्थल का नाम राखी गढ़ी है, याद रखना। आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल, और एट प्रेजेंट में भारत में जो राखी गढ़ी वाला स्थल है वह सबसे बड़ा है। अब आप पूछेंगे सर ये राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, ये राखी गढ़ी स्थल कहाँ से मिला है? तो यह हरियाणा में पड़ता है। अब हरियाणा चले जाओगे तो वहीं पर राखी गढ़ी है ना, राखी गढ़ी, हरियाणा, हरा रंग का राखी, याद रखना, हरा रंग का राखी, इससे आपको हरियाणा याद रहेगा। राजस्थान में एक कालीबंगन है। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ना, बहुत बड़ा स्थल है भाई कालीबंगन भी, लेकिन सबसे बड़ा है राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा वाले क्षेत्र में पड़ता है। और कालीबंगन ये भी बहुत बड़ा स्थल है। आप बोलोगे सर कालीबंगन में क्या मिला था सर, यहाँ से कुछ बताइए। तो कालीबंगन में काली काली काले रंग की चूड़ी, काली काली काले रंग की चूड़ी, याद रहेगा। तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ की साक्ष्य प्राप्त हुई थी कालीबंगन से, कालीबंगन से काले रंग की चूड़ियाँ। आप बोलोगे सर यहाँ बस इतना ही? नहीं, और भी कुछ मिला था। कालीबंगन से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले, क्योंकि काली माँ का मंदिर एकदम खेत में होता है, खेत जुता रहा है, कुछ याद रख लो इस तरह से, है ना। कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं जूते हुए खेत भी, काली चूड़ियां भी जो काली माँ अपने हाथ में पहनती है, इस तरह से याद रख लो, याद तो रख लो आप। और अग्निकुंड, अग्निकुंड की साक्ष्य कहाँ से मिली है? तो अग्निकुंड भी काली मंदिर से, मतलब मंदिर, अरे भाई, कालीबंगन से, है ना। कालीबंगन में अग्निकुंड भी मिली है। मान लो काली मंदिर में अग्निकुंड तो होगा ही, जब हवन यज्ञ होता है मंदिर में, तो कालीबंगन से अग्निकुंड भी मिले हैं, कालीबंगन से काली चूड़ियां भी मिले हैं, कालीबंगन से जुते हुए खेत भी मिले हैं। तो इस तरह का चीज कालीबंगन से मिले हैं, और सवाल यहीं से आने वाले हैं। कालीबंगन की खोजकर्ता कौन है? तो कालीबंगन की खोजकर्ता ब्रिज बिहारी लाल हैं और बीके थापर हैं। यही दोनों मिलकर के, ये दोनों आर्कियोलॉजिस्ट थे,
और ब्रिज बिहारी लाल बी के थापर को सफलता हासिल होती है, इनको एक स्थल पता चलता है, उस स्थल का नाम रहता है कालीबंगन, जो कि इतिहास के पन्ने में बहुत बड़ा नाम है कालीबंगन का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा चीज मिली है। काली रंग की चूड़ियाँ, अच्छा काली रंग की चूड़ियाँ, सोचिए सिंधु घाटी की सभ्यता की जो महिलाएं थे अपने श्रृंगार करती थी तो काली रंग की चूड़ियाँ पहनती थी। तो समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस अलग लेवल पे विकसित था। उस वक्त भी चूड़ी का कल्पना था जो महिलाएं अपने हाथ में पहनती है। चूड़ी का मतलब शीशा। समझ लीजिए कि उस वक्त आज से 3000 साल पहले का समाज कितना ज्यादा विकसित हुआ करता था कि लोग जूते हुए खेत, मतलब इस तरह का कुछ मिला है कि खेत जुता हुआ टाइप का, अग्नि कुंड मतलब हवन यज्ञ, मतलब भगवान का पूजा भी होता था। तो समझ लीजिए कि चीज़ों कितना अलग लेवल का डेवलप था उस वक्त। जो जो चीज़ हमको ज़मीन के अंदर से मिलती है ना, तो आप कह दोगे सर ऐसी हवा पानी कैसे आर्कियोलॉजिस्ट देता है कि वो सिंधुए घाटी के समय का होगा, हो सकता है कि बाबर के समय का हो, है ना, आपके दिमाग में घुस गया हो। तो ऐसा नहीं है दोस्त। बात क्या है कि वो जो चीज़ें मिलती है ज़मीन के अंदर से, कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 एक प्रोसेस है। ये जब आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कार्बन डेट जो 14 है उस एक मेथड है, और ये मेथड से किसी भी चीज़ का, किसी भी मेटल, किसी भी धातु या किसी भी चीज़ कह लो, उसका उम्र को निकाल दिया जाता है कि वह कितना साल पुराना है। तो पता चलता है कि भाई ये लगभग 3000 साल पुराना है। तो लोगों को समझ में आता है कि ये जो चूड़ी है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही समय का रहा होगा, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से निकले हुए चीज़ों को चेक किया जा रहा है तो लगभग अधिकांश चीज़ 3000 साल, 3200, 2500 साल पहले ही आते हैं। तो एक इस आधार पे, कार्बन 14 के आधार पे बता सकते हैं कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता का चीज मिल रहे हैं वो लगभग इतना पुराना है। तब पता चल जाता है कि जो भी सामान है, कालीबंगन सभी मिले हैं, वो सब सिंधु घाटी के समय का ही होगा। सोचिए भाई कितना अलग लेवल का विकसित समाज होगा सिंधु घाटी। सिंधु घाटी का सबसे पूर्व स्थल में से एक बहुत बड़ा नाम है आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी स्थल है, और यहाँ से भी प्रश्न निकल के आएंगे। अब बोलेंगे सर आलमगीरपुर से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो आलमगीरपुर को माना जाता है, कहाँ पे पड़ता है पहले आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो ये यहाँ से प्रश्न आने वाला है एक क्वेश्चन कि आलमगीरपुर पड़ता कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से पड़ता है। संगौली, बड़गांव, ये सभी यूपी में पड़ता है। संगौली, यहाँ से प्रश्न आएंगे, ये स्थल है संगौली, बड़गांव, ये सभी स्थल हैं, ये सभी यूपी के क्षेत्र में पड़ते हैं। और इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल चले जाओगे तो दयामाबाद है। दयामाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है। अब आप बोलोगे सर दयामाबाद कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में पड़ता है। आप सिंधु घाटी का त्रिभुजाकार वाला मैप को ऑन कर लो, आप मोबाइल पे निकाल लो त्रिभुजाकार वाला मैप को, तो आपको सबसे दक्षिणी वाला क्षेत्र में दयामाबाद ही दिखाई जाए देगा। और दयामाबाद भी एक बहुत बड़ा स्थल है। दयामाबाद जो है वह गोदावरी नदी के ही तट पे, मतलब दयामाबाद जो शहर सिंधु घाटी के सभ्यता में बसा हुआ था वो गोदावरी नदी के तट पे, मतलब तट पे ही बसा हुआ शहर था, जो कि अपने आप में बहुत अलग डेवलप था। और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में कौन सा नदी के तट पर, तो हिंडन नदी के तट पे। यहाँ से भी सवाल आएंगे कौन सा, जो जो क्षेत्र का नाम हम बता रहे हैं, आई कैन रिपीट, जो जो क्षेत्र का हम नाम बता रहे हैं सब का सब क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्षेत्र के नाम को अच्छे से पढ़ लो, जो जो नदी का नाम हम बता रहे हैं उसका नाम पढ़ लो। प्रॉमिस करते हैं फ्रेंड इससे बाहर आने वाला नहीं है, आएगा तो खैर भगवान भरोसे रहना, लेकिन इससे बाहर आने वाला नहीं है। आप हमारे पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी का बुक पढ़ लो, या फिर आपके पास ल्यूसेंट है तो ल्यूसेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्राउन का एक बुक आता है तो क्राउन को पढ़ लो। कोई भी बुक पढ़ोगे हमारे लेक्चर के बाद तो आपको चीज़ों समझ में आने लगेगी कि एक्चुअली लूसेंट में लिखा हुआ क्या है। ऐसे लूसेंट पढ़ोगे ना डायरेक्ट जा करके तो आपका दिमाग ना मतलब कहेगा कहेगा रटो रटो, जो भी चीज़ आ रहा है रट लो भाई। तो रटने में और समझने में बहुत फ़र्क होता है। एक बार समझ लोगे, मेहनत लगता है सही है, एक बार अच्छे से समझ लोगे तो प्रॉमिस करते हैं जब तक जीवन है तुम्हारा तब तक तुमको चीज़ याद रहेगा, एक ठीक ठाक कहानी के रूप में। और आप ऐसा पढ़ो ना कि किसी को पढ़ाओ। सबसे बड़ा बात ये है कि अपने अंदर ऐसा नॉलेज ले आओ कि किसी को पढ़ाओ। एग्जाम को तो साइड रखो, वो तो आपका फल है, आप किसी को पढ़ाने लायक तो बन जाओ कहानी के रूप में। अगर आप किसी को समझा ही नहीं पाओगे तो ऐसा पढ़ने से, ऐसा टाइम देने से, एग्जाम का क्वेश्चन ही बना लेने से कोई बढ़िया आपका ही फायदा होगा, दूसरे को क्या फायदा दे पाओगे, है ना। आपको मन भी नहीं लगेगा, बोरिंग फील होगा। चलिए ये सब बात ज़्यादा एक्स्ट्रा बात ना करके हम अपने पॉइंट पे आते हैं।
तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो कौन सा नदी के तट पे है? तो हिंडन नदी के क्षेत्र पे पड़ता है। आप गुजरात चले जाओगे तो गुजरात में सबसे पहला पॉइंट हम गुजरात से यही बोलेंगे कि हम लोग को जो गुजरात वाले क्षेत्र से निकल के आएगा तो लोथल है ना। अब आप बोलेंगे सर ये लोथल, तो जलीय मार्ग से व्यापार जो अगर सबसे ज्यादा किया जाता था लोथल, बहुत बड़ा बंदरगाह था लोथल उस वक्त। बंदरगाह मतलब आप कह लो सी पोर्ट है ना। लोथल गुजरात में समुद्र है, क्या है? समुद्र है। सिंधु घाटी में बहुत सारा अलग अलग टाइप का फैक्ट्रियां भी था, तो वो फैक्ट्रियां से माल तैयार करता था और लोथल में माल को गिराता था, और लोथल में बड़का जहाज लगल रहता था, जहाज पे माल लाद के सीधे यूरोपियन कंट्री में भेजता था और माल बेचता था यूरोपियन कंट्री में। तो वहां जा करके खूब सारा माल, जैसे अंग्रेज लोग, तो उस वक्त भी समझिए बिजनेस चल ही रहा था ये जलीय मार्ग से। तो बात क्या है कि अपना माल सिंधु घाटी वाले बेच के बहुत सारा पैसा कमा के अपना समाज को अमीर बना देते थे। और ये सिंधु घाटी वाले कोई और अमेरिकी नहीं, ये भारतीय ही थे। तो हमारे पूर्वज में समझिए कितना अलग लेवल का शक्ति था पैसा कमाने का, जो हमारे भारत को विश्व में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठा दिलाने का काम किए हैं। ये किए कैसे हैं? तो सिर्फ बिजनेस करके, व्यापार करके, धंधा करके। नहीं तो आजकल का बच्चा बस देखिए सरकारी नौकरी, उनके माँ बाप भी उसको वही सिखाए हैं, उनके दादाजी भी वही सिखाए हैं। सब सिविल सेवा का गेट खटखटाने के लिए, एसएससी का गेट खटखटाने के लिए पहुंच गया। व्यापार बिजनेस तो किसी को करना ही नहीं है। अब सब बोलेगा सर पैसा कहाँ से लाएंगे, मेरे पापा को 50-60 हज़ार ही मिलता है, उसमें बिजनेस होगा क्या? है ना। तो भाई एमबीए कराएंगे 10 लाख रुपया लगेगा, इंजीनियरिंग कराएंगे 10 लाख रुपया लगेगा। तो भाई 4 दोस्त तो मिल जाओ, 40 लाख में एक बढ़िया फैक्ट्री तैयार नहीं होगा? 4 दोस्त 40-50 लाख तो जुटा ही लोगे। तो यहाँ से धंधा स्टार्ट करो, 4 लोग अपना 25-25% के पार्टनरशिप पे रहो। फायदा तो चारों का, घाटा तो चारों का। तो कर सकते हो, लेकिन आप लोग करना चाहते नहीं हो। आप लोग ना इंजीनियरिंग करके कोई विदेशी कंपनी में नौकरी कर लोगे, ये आपको मंजूर है। नौकर बनना पसंद है, लेकिन अपना धंधा करके अपने देश को आगे ले जाना ये आपको मंजूर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो बच्चे बच्चे थे ना, उनके खून में, रग रग में बिजनेस दौड़ता था। पता है एक बात, सिंधु घाटी के सबसे ज्यादा स्थल भारत के गुजरात वाले क्षेत्र में मिले हैं। आज भी गुजरात के अधिकांश व्यक्ति के खून में बिजनेस ही दौड़ता है। एक बार गुजरात तो घूम के आओ बिहार से, आपको समझ में आ जाएगा, जमीन खिसक जाएगा पैर से, इतना अलग लेवल का डेवलप है। ऐसे नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं कह दिए कि ढोलेरा सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात में ही बनाया जाएगा। कंप्लीट एक शहर को कंप्लीट फुल एसी शहर बनाया जा रहा है, पूरा ग्रीन सिटी टाइप का ढोलेरा प्रोजेक्ट। आप यूट्यूब पे खोल के देखो ढोलेरा प्रोजेक्ट। भाई ढोलेरा प्रोजेक्ट में कितना 1,000 करोड़ का खर्च है, आप थोड़ा अंदाजा भी करोगे? गूगल पे एक बार सर्च मार लो, समझ में आ जाएगा। ये पैसा आ कहाँ रहा है? गुजरात का सरकार अपना पैसा अपने गाज से तोड़ रहा है क्या? नहीं भाई, गुजरात का सब बेटा लोग बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। गुजरात बहुत बड़ा व्यापारी है। गुजरात में बच्चा बच्चा ना, उसको नींबू दीजिएगा हाथ धोने के लिए ना, वो नींबू बोलेगा बेच के पैसा कमा लेंगे। ऐसा खून में गुजराती के खून में बिजनेस दौड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इतना बिजनेसिया थे ना, बिजनेस बिजनेस, क्योंकि सिंधु घाटी के अधिकांश पूर्वज सब गुजरात में ही थे। गुजरात में ही सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं, और गुजरात के माटी में इतना दम है कि सब लोगों के खून में बिजनेस ही पता नहीं क्यों दौड़ने लगता है। तो समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना माल को तैयार करते थे और बंदरगाह पे जाते थे, जहाज पे चढ़ाते थे, माल जहाज पे चढ़ा, विदेश पे माल अपना बेच लिया जो भी बनाया गया है ना, और वो पैसा को ला के अपना भारत को चमकाया जाता था। ठीक, जो भी भारत में होता था उस वक्त। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह के एक बड़ा नाम है वो लोथल का बंदरगाह भी है। बंदरगाह का मतलब सी पोर्ट, आई कैन रिपीट, बंदरगाह का मतलब सी पोर्ट होता है। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन वाला क्षेत्र भी माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले लोथल ही गायब हो गए थे, ऐसा माना गया कि लोथल एकदम पतन हो गया था। लोथल का मतलब उसका नामो निशान नहीं था। लोथल से ही व्यापार होता था, दूसरे देश के साथ समुद्री मार्ग से बिजनेस होता था। जहाज से माल जाते थे, दूसरे देश में बेच के वही जहाज से वापस आते थे। अच्छा, लोथल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिला है, अग्निकुंड। अग्निकुंड का भी प्रमाण लोथल में मिला है। आपको इससे पहले वाले थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे कि अग्निकुंड हवन वाला जो है वो कालीबंगन में भी मिला है। काली चूड़ियां का साक्ष्य कालीबंगन में मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन में मिला है। यहाँ भी वही होने वाला है। अग्निकुंड का साक्ष्य आपको लोथल में भी मिला है। चावल का प्रमाण, चावल भी लोथल मिला है। बोरा का बोरा चावल लदाता था लोथल के बंदरगाह में, विदेश में बेच के माल आता था।
चावल से फाइनल प्रोडक्ट को तैयार किया जाता था, चावल से कुछ कुछ बनाया जाता था, उस चीज को बेच के आता था ये लोथल के लोग और वापस आते थे अपना जहाज को लेकर के। समझ रहे हैं ना? पहले के मतलब पहले के लोग बिजनेसमैन ही बनना चाहते थे, राजा रानी का खेल था ही नहीं वैसा। ठीक, आज के डेट में सत्ता राजा रानी ये सब आ गया है। पहले के लोग को जीवन में ना बहुत कुछ करना था, आज के ऐसा माहौल है ही नहीं। चावल का प्रमाण देख लो, तो चावल का प्रमाण सबसे पहले लोथल वाले क्षेत्र में मिला है। इस प्रकार से लोथल जो है काफी प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता का माना गया है, और यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम में मिलेंगे, तो आप अच्छे से इस चीज को पढ़ लो। अब देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है धौलावीरा? गुजरात के कच्छ जिले में। धौलावीरा 3 खंडों में विभाजित था। कितने खंडों में? 3 खंड में, मतलब 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित था। जो एक चीज देखिए, 3 खंड में कितना था? धौलावीरा 3 अलग अलग जगह में विभाजित था। जो रेस्ट मतलब पहले 2 खंड देखिए, 2 खंड में विभाजित। एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूज इस वजह से है कि धौलावीरा 3 खंड में विभाजित था या 2 खंड में। देखिए 3 खंड में था, 2 खंड जो है ना धौलावीरा का, वो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा अलग लेवल का डेवलप था धौलावीरा में। वहां पे 2 खंड में बहुत अलग लेवल का व्यवस्थित नाली था। धौलावीरा में एक अलग लेवल का इमारत था, एक लाइन से इमारत बना हुआ था, चौड़ी सड़क था जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहा है, एकदम स्क्वायर वाला सड़क कह लीजिए, ये गली से वो गली, फिर वो गली से वो गली, और आसानी से पहुंच जाओगे, है ना? इस तरह का चीजें था। और एक जो मतलब धौलावीरा 3 खंड में विभाजित था। जो एक खंड था वो छोटा मोटा, थोड़ा शहर से नीचे वाले क्षेत्र में चले जाओगे तो वहाँ गरीब लोग रहते थे। मतलब समाज ऐसा था कि अमीर और गरीब में डिवाइड था। अमीर वो होते थे जिनका इंडस्ट्री था, और गरीब वो होते थे जो इंडस्ट्री में काम करते थे। तो आपको भी तो किसी न किसी के अंदर काम करना है, तो आपको तो वही अपना जीवन व्यापन करना है सैलरी पा करके। पूर्णिमासी का चांद कहा जाता है सैलरी को, याद रखिएगा। अलग बात है सरकारी अफसर बन गए तो भाई बन गए तो अच्छा बात है मेहनत करके, लेकिन नहीं बने तो फिर क्या करोगे? यही है ना, तो क्या करोगे? फुल वो क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, धंधा में भिड़ जाओ। एक चांस नहीं तो 2 चांस, सरकारी नौकरी का गेट खटखटाओ, खटखटाना खराब बात नहीं है, खटखटाओ। 2 चांस नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3 चांस, उसके बाद आप आराम से आप भिड़ जाओ अपने काम धंधा में। आप अपने सही एज सही समय को बर्बाद मत करो। अभी धंधा करोगे घाटा सिर्फ होगा तो सिर्फ आपका होगा, फायदा होगा तो सिर्फ आपका होगा। कल के डेट में आपकी शादी हो जाएगी तो घाटा होगा, तो आपकी पत्नी, सब लोग, सबके गले से जेवर उतर जाएंगे और सब गरीब हो जाएंगे, बच्चे का नाम कट जाएंगे स्कूल से। समझ में आ रहे हैं ना? तो अभी मौका है, अभी कुछ करो, या तो पढ़ के आगे बढ़ जाओ, अन्य तो बिजनेस व्यापार में आगे बढ़ो, आपको जो अच्छा लगता है। चलिए, सिंधु घाटी से आपको सीख मिल गया कि देखिए लोग कितना बिजनेस व्यापार करके अपने चीजों को, कितना अपने समाज को सफल एकदम विकसित बना दिया था, है ना? धौलावीरा भी देख ही लिए, वहां पे लगभग 2 स्थल अमीर के लिए, एक स्थल गरीब के लिए। और लकड़ी की नालियां भी मिली है। धौलावीरा वाला क्षेत्र से लकड़ी की नालियां मिली है, बहुत व्यवस्थित नालियां थी, नाली एकदम व्यवस्थित थी। लकड़ी की भी नाली धौलावीरा से मिली है। यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। अच्छा, घोड़ा का अस्तित्व का सबूत सुरकोटता से मिला है, घोड़ा। लेकिन पूरा सिंधु घाटी पढ़ लोगे ना भाई, तो पूरा सिंधु घाटी में घोड़ा वोड़ा का कहीं हड्डी वड्डी जिक्र कुछ नहीं है। एक सुरकोटता नाम का स्थल है, तो वहां पे से घोड़ा का हड्डी मिला है जो कि लगभग 3000 साल पुराना है। वो सुतकोटता नाम है, अभी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन सुतकोटता या सुरकोटता इस तरह से कुछ नाम है। वहां से आपको घोड़ा का हड्डी मिलना है। तो ये सुरकोटता पड़ता कहाँ है? तो गुजरात वाला क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा आप कह लो कि जो घोड़ा है, तो और अलग अलग जगह कहीं मिला नहीं है, सिर्फ सुरकोटता में मिला है। अगर सिर्फ सुरकोटता में मिला है तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि घोड़ा की हड्डी या घोड़ा का जो अस्थि पंजर या फिर कुछ भी कह लो, ये मिले कहाँ से हैं? तो सुरकोटता वाले क्षेत्र से मिले हैं। सुरकोटता वाले क्षेत्र पड़ता कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है ना?
और कोई जगह से घोरा वोरा कुछ मिला नहीं है। चावल आपको लोथल से ही मिला है, अभी जस्ट पढ़ाए हैं लोथल वाले क्षेत्र से। इसके अलावा चावल आपको रंगपुर में भी चावल का धान जो है ना वो मिले हैं। रंगपुर चले जाओ, चावल वावल वहां से मिले हैं। ये रंगपुर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये रंगपुर गुजरात में नहीं, रंगपुर उनको लगता है उत्तर प्रदेश की आगे साइड। हम कंफ्यूज हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की ही साइड रंगपुर से पढ़ा था हमने कभी कि रंगपुर साइड उधर ही पड़ता है। लेकिन हाँ, ये लोथल गुजरात में पड़ता है, ये कन्फर्म है। अब आप बोलोगे सर लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भगवा नदी के किनारे है ना। एक चीज दिमाग में रखना कि जो अधिकांश स्थल गुजरात में ही पड़ रहे हैं, सही बात है। ये भगत राव नाम के हैं, एक रोजदी नाम के हैं, ये सभी गुजरात में पाए गए हैं स्थल हैं। ये सबसे भी क्वेश्चन आते हैं। भगत राव स्थल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात के स्थल में। रोजदी यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये सब गुजरात में पढ़ते हैं, है ना। पूछे देगा रोजदी कहाँ के स्थल है तो आप गुजरात मार दोगे, भगत राव कहाँ के स्थल है तो आप गुजरात मार दोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन कई विगत वर्ष में देखें तो इसको हमने डाल दिए। स्वतंत्रता के बाद यदि आपसे ज़्यादा स्थल अगर पाया गया है तो वो स्वतंत्रता के बाद ही मिला है। स्वतंत्रता के पहले कुछ 40 और 50 स्थल की ही डिस्कवर हो पाई थी, खोज हो पाई थी। और अभी लगभग ना 1500 1400 1500 स्थल अभी प्रेजेंट में मिल चुके हैं। और ये जो अधिकांश स्थल हैं 1350 1400 स्थल जो प्राप्त हुए हैं वो जब भारत को स्वतंत्रता मिल गया था उसके बाद ही खोजा गया। जब पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिल गया था उसके बाद ही स्थल खोजा गया ये 1400। तो अभी भी खोजा जा ही रहा है ना। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह नगर नियोजन है। क्या है? नगर नियोजन। सबसे बड़ी विशेष व्यवस्था ये गांव वाव नहीं है भाई, नगर नियोजन है। आज का मुंबई पहले का सिंधु घाटी, बात बराबर है भाई। इतना अलग लेवल का डेवलप था, एकदम चौड़ी सड़क नाली, क्या गजब का लाइन से इमारत, सबका घर एकदम मस्त, खिड़की के बारी, सबके घर में बारी, सब कुछ है। तो आज का मुंबई पहले का सिंधु घाटी, इस लेवल का शहर था भाई। कल्पना नहीं कर पाओगे कितना आगे था सिंधु घाटी। इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा गया। नगर शहर, शहर को नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहर को नगर। और वैदिक सभ्यता गांव वाला ही सभ्यता है ना। उसको उसको कहते हैं ग्रामीण सभ्यता, इसको कहते हैं शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी को शहरी सभ्यता, जबकि वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता बाद में आया फिर भी ग्रामीण, सिंधु सभ्यता उससे पहले आया फिर भी शहरी। भाई ये क्या उल्टा बात कर रहे हो? सोच लो कितना उल्टा हुआ है, समाज के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। पहले शहर को बनाए भगवान और उसके बाद गांव को बसा दिए, कितना खराब बात है। पहले गांव बसता फिर शहर बसता तो अच्छा होता ना भाई। अब पहले लेकिन भगवान क्या किए? पहले शहर को बसाए, खूब बढ़िया सड़क, खूब बढ़िया एकदम इमारत, खूब बढ़िया स्विमिंग पूल, स्नानागार, ये सब चीज था। ठीक, खूब बढ़िया ये सब चीज़ था। अब बाद में जाकर के भगवान ने एकदम खत्मे कर दिए कि भाई एकदम जाकर के गांव बसा दिए। लोग ऋषि मुनि ना झोपड़ी में घुस घुस के रहते थे। तो भाई क्या पता ये समाज में हुआ क्या था। एक्चुअली हुआ क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता शहर होगा ना, भूकंप के कह लो या फिर सुनामी आ गया होगा, ये पूरा शहर समाप्त हो गया होगा। फिर धीरे धीरे मनुष्य अपना डेवलप कर रहे होंगे, धीरे धीरे तो लोग गांव बनाएंगे, फिर आगे अभी हम लोग का शहर बना है। तो ऐसा कुछ रहा होगा। चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं आगे और हम समझते हैं क्या हुआ होगा। नगर नियोजन सभ्यता कहेंगे किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि इस सभ्यता में जो नगर मिले हैं वह किसी अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिले हैं। लगभग में गांव गांव ही देखने को मिले हैं। नगर नियोजन यहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया था। यहाँ का व्यवस्था एकदम ग्रिड पद्धति था। कैसा था? ग्रिड पद्धति, एकदम मस्त व्यवस्था कह लो। ग्रिड पद्धति पे आधारित था। एक्चुअली यहाँ जो भी सड़क वगैरह मिले हैं, यहाँ पे जो भी चीजें मिले हैं एकदम समकोण पे काटती है सड़क, एकदम समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री पे, समझ रहे हो ना, जिसको टी पॉइंट कहते हैं। सड़क का टी पॉइंट समझते हो? एकदम टी पॉइंट 90 डिग्री पे सड़क काटती है। और जो सड़कें हैं बिल्कुल सीधा है, एकदम चौड़ी सड़क है। और जब घर से दूर से देखा जाए तो एकदम शतरंज नुमा आकार लगेगा। अगर
मतलब घर को अगर दूर से देखोगे ना तो शतरंज नुमा आकार लगेगा। इतना बढ़िया व्यवस्था सिंधु घाटी में था कि भाई आज का व्यवस्था नहीं है ऐसा। आज का नाली का पानी मुंबई में देखो, बारिश का पानी आ जाता है तो निकल नहीं पाता है, नाली का व्यवस्था खराब है मुंबई में। दिल्ली में पानी जम जाता है। तो आज का व्यवस्था वैसा नहीं है। पहले सिंधु घाटी इतना व्यवस्थित था कि बारिश पड़ के निकल जाता था, पानी का एक बूंद सिंधु घाटी के रोड पे नहीं दिखता होगा। इतना व्यवस्थित नालियां देखने को मिल रही है। लेकिन आज के शहर का बात ऐसा नहीं। आज का शहर शतरंज नुमा आकार था सिंधु घाटी में। मतलब दूर से अगर देखोगे तो लगेगा शतरंज चेस का ना, एकदम चेस का बोर्ड, ब्लैक बोर्ड रखा है, एकदम घर है, बगल में सड़क है, इस तरह का। और शहर जो है वो दो भागों में बटा हुआ था, एक पूर्वी नगर में और दूसरा पश्चिमी नगर में। अब सर बोलोगे सर ये क्या बोल दिए सर, पूर्वी नगर क्या होता है, पश्चिमी नगर? तो भाई रुको, बर्दाश्त करो, सब कुछ बता रहे हैं खोल के। पूर्वी नगर निचला नगर को कहते हैं। पूर्वी नगर किसको कहते हैं? निचला नगर को। अच्छा, पश्चिमी नगर क्या होगा सर? तो पश्चिमी नगर होगा जो, देखिए, जो पहले आपका ये याद कर लो कि भाई पूर्वी नगर किसे कहते हैं। तो पूर्वी नगर निचला को, है ना, और पश्चिमी हो गया ऊंचा को। ठीक, वो वहां दुर्ग होते थे ऊंचा नगर में, ऊपरी नगर को कह लो पश्चिमी। ठीक, वहां पे दुर्ग किला होते थे, किला में बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। वही व्यापारी में से कुछ जो पैसा वाला सबसे अधिक होता होगा तो वो राजा होता होगा, वो समाज को चलाता होगा, वो समाज का सारा प्रशासनिक व्यवस्था सब कुछ वही संभालता होगा। ऐसा मेरा मानना है और कुछ इतिहासकार का भी मानना है कि ऐसा होता होगा। अब कन्फर्म क्या है नहीं है, व्यापार में लोकतंत्र था, प्रजातंत्र था, क्या था नहीं था, कोई लिखा हुआ चीज को पढ़िए नहीं पा रहा है तो क्या कह सकता है इस विषय पे, है ना। पढ़ा हुआ चीज को पढ़ लेता तो बता देता कि प्रजातंत्र था या लोकतंत्र था, क्या था नहीं था, है ना। तो पढ़ा हुआ चीज को पढ़ा हुआ मतलब जो लिखा हुआ चीज है उसको पढ़ा जा ही नहीं सक रहा है। तो इस चीज से हम संभावना नहीं लगा सकते हैं, बस कुछ भी बोल सकते हैं कि चलिए समाज ऊंचा नीचा था। तो एक पश्चिमी था जो वहाँ दुर्ग मिले थे, वहाँ पे राजा महाराजा या फिर बड़े बड़े व्यापारी रहते होंगे। और जो निम्न जो जगह है, जो निचला स्थल है, निचला स्थल को क्या कहते हैं? पूर्वी नगर। और पूर्वी नगर में गरीब किसान मजदूर ये सब रहते होंगे, है ना, निचला जो है। और हमेशा जो पैसा वाला है वो ऊंचा जगह पे ही बस जाता है, ये चीज याद रखिएगा। उन लोगों को नीचे रहना, किसी के अंदर रहना पसंद नहीं है। एक चीज याद रखना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह संभावना रहा होगा कि जो ऊपरी नगर है वहां पे अमीर लोग रहते होंगे और निचले नगर में गरीब मजदूर किसान रहते होंगे। ये संभावना हो सकता है। लोगों का बसेरा जो है वो किला में होता था, अमीर लोगों का ऊपरी वाली नगर में किला में रहते थे, एकदम मस्त फोर्टिफाइड था, एकदम किला बंदी, किसी भी खतरा से किसी भी दुश्मन लोग अटैक नहीं कर पाता था, मस्त रहता था किला के अंदर। वो लोग एकदम ईंटा का बढ़िया बढ़िया घर बना के रहते थे और किला का बाउंड्री के लिए ईंटा का प्रयोग किया जाता था। बाउंड्री के अंदर जो होता था वहां से ईंटा से ही घर बनाया जाता था। इस तरह का जो एकदम खूब बढ़िया व्यवस्था था वो सिंधु घाटी के उछले नगर में मिल जाता है। इस सभ्यता से आप जो है वो कच्ची ईंटा पक्की ईंटा का भी प्रमाण मिला है। कुछ ऐसे स्थल हैं जहां से कच्चा ईंटा प्राप्त हुआ है, कुछ ऐसे स्थल हैं जहां से पका हुआ ईंटा का प्रमाण मिला है। जहां कच्चा ईंटा मिला है वो किला बाउंड्री जो है उसको कराने में काम आता था कच्चा ईंटा। कच्चा ईंटा का काम सड़क बनाने में होता था। अच्छा सर बोलोगे सर पका ईंटा का क्या काम होता था, है ना। तो पका ईंटा से विशाल भवन बनाया जाता था, बड़े बड़े महल बनाया जाता था, ये सब पकी ईंटों से बनाया जाता था। और जो भी ईंटा मिले हैं वो 4:2:3, 4:2:3 नहीं, 4:2:1 में मिले हैं ईंटा। मतलब उसका लंबाई चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट कह लो, है ना। ईंटा का लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है ना, वो 4:2:1 में मिले हैं। लेंथ ब्रेथ और हाइट, 1 सेंटीमीटर का हाइट, है ना, ब्रेथ और लेंथ, लंबा कितना 4 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, चौड़ाई, और हाइट कितना 1 सेंटीमीटर। तो 2:1, 4:2:1, 4:2:1, 4:2:1 लेंथ ब्रेथ और हाइट में ईंटा मिले हैं। मतलब
4 सेंटीमीटर की लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 उसका हाइट कह लो या मोटापा कह लो, है ना। जो मुख्य सड़क होती थी वहां पे लगभग 10 मीटर तक की चौड़ी होती थी। मुख्य सड़क कितना मीटर की चौड़ी होती थी? 10 मीटर की। बाप रे बाप, 10 मीटर की चौड़ी सड़क। भाई साहब समझ लीजिए कितना बड़ा सड़क चौड़ा होता था। 10 मीटर, आप समझ रहे हो भाई? 1 मीटर ही, 2 मीटर में तो आपका पूरा हाइट 2 मीटर से कम होगा। समझो तो 10 मीटर कितना चौड़ा सड़क, मतलब 4 गो हाईवा उसमें घुस जाएगा, मतलब आज का 4 लाइन। बाप रे बाप भाई, 10 मीटर का लगभग उतना मोटा सड़क। सोचो सिंधु घाटी क्या चीज था, क्या पैसा का धनक दिख रहा था सिंधु घाटी में। क्या पैसा कमाए थे उस वक्त के भारतीय लोग। बाप रे बाप, इतना मोटा लंबा लंबा सड़क, 10-10 मीटर का सड़क। और ऑलमोस्ट 3 से 4 मीटर तक की चौड़ाई होती थी लगभग सभी सड़क। 3 से 4 मीटर, हम फीट का बात नहीं कर रहे हैं, मीटर। बाप रे बाप, लगभग सब सड़क 3-4 मीटर से ज्यादा चौड़ा। और जो मुख्य सड़क होता था, एनएच जिसको कहेंगे, वो 10 मीटर तक का चौड़ा होता था। एक्सीडेंट का संभावना जीरो, एक्सीडेंट का संभावना बिल्कुल जीरो। आज से कोई कम व्यवस्था नहीं था भाई सिंधु घाटी सभ्यता में। आज जो है व्यवस्था उसे कम नहीं था, ज्यादा कह लो कम नहीं कह लो। हो सकता है कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या फिर आप कह लो धूल से बचने के लिए सिंधु घाटी में जो भी भवनें बनाई होगी, वहां पे दरवाजे को एकदम मुख्य सड़क के सामने के तरफ ना खोल करके पीछे की तरफ खोली गई, क्योंकि घर के पीछे एक पतली गली भी होती थी। जो घर लोग बनाते थे ना सिंधु घाटी में, वो मस्त ईंटा से बनाते थे और सामने की तरफ नहीं खोलते थे, क्योंकि सामने में सड़क जाता था। हो सकता था सड़क से चोर चमार कुछ जाए और फिर लूटपाट कर ले, तो उधर से नहीं खोल के दरवाजा पीछे से खोलता था, क्योंकि लोगों का ध्यान भी नहीं लगे। तो गली की तरफ खुलती थी दरवाजा पीछे वाले घर से, फिर लोग गली वाली से घूम करके मुख्य सड़क की तरफ आते थे। ऑलमोस्ट सभी भवन, जितना भी भवन मिले हैं, हर एक भवन में एक एक कुआं मिला है। बाप रे, समझ लो पानी वानी एकदम दबा के लोग कुआं, अपना पर्सनल कुआं का मतलब समझो कितना पैसा लगा होगा, क्या ही आपको बताया जाए। उतना उतना पैसा खर्च करके लोग कुआं बनवाते थे। हर एक भवन में अपना अपना एक गली, जो पीछे के ओर दरवाजा खुलता था और उसी के पीछे एक कुआं बनाया जाता था। सामने से गेट खोलते नहीं थे, क्योंकि चोर चमार से बहुत डर था उस वक्त। ऐसा इतिहासकार का कहना है, हो सकता है कोई लूट फटोर ना ले। पीछे से ही अपना गली वली खोलते थे। और जो भी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था में से था, सिंधु घाटी को सबसे महत्वपूर्ण किस कारण से कहा गया है? नगर नियोजन। नगर नियोजन, क्योंकि बिल्कुल एकदम जो नगर की तरह होता है ना, एकदम बढ़िया महल टाइप का घर, वैसा घर बनाया गया था सिंधु घाटी में। यही सब देखने को जमीन खोदने के बाद मिली है। और हम लोगों के इतिहासकार कह लो, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट कह लो, ये सब देख करके चकित रह गए। भारत सरकार का खुद दिमाग सनक गया कि बाप रे बाप, ऐसा भी समाज हमारे भारत में हुआ करता था प्राचीन काल में। देख लो भाई, हम लोग सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट के रास्ते पे हम लोग चल पड़े हैं। अरे आप क्या डेवलपमेंट के रास्ते पे चल पड़े हैं? डेवलप तो हमारा भारत शुरू से ही था। हैं? आपको लग रहा है कि ये जो वास्को डी गामा है, ये आकर के हमारा कालीकट बंदरगाह में आके हमारा भारत को खोज लिया। अरे भाई, भारत हराया ही कब था? मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही हमारा मेसोपोटामिया, सुमेरियन, चीन की सभ्यता और वांग उधर कह लो यूरोपियन कंट्री से व्यापार चलते ही आ रहा था। तो सिंधु घाटी के समय से ही व्यापार चलते आ रहा था। और वास्को डी गामा इस समुद्र का रास्ता खोज लिया, ये कोई बड़का नाम लूट लिया क्या? ये कोई बड़का नाम नहीं लूट लिया कि वास्को डी गामा कहता है कि भाई हम रास्ता खोज लिए समुद्र का। वो भारत को खोज लिए, समुद्र का रास्ता ढूंढ दिए। तुम क्या ढूंढोगे? पहले से ही सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही व्यापार संचालित है, वो भी बंदरगाह से कनेक्ट है। तो तुम क्या पहले से ही, हमारा भारत खोया कब था जो आप खोज लिए? मेरा क्वेश्चन तो यही है। हमारा भारत हराया कब था जो वास्को डी गामा खोज लिया? ये सब गलत बात इतिहास में छाप दिया है, अच्छा बात नहीं, इसको हटाया जाए। चलिए हम आगे देखते हैं। बस अंग्रेज जो थे ना, नाम लूटने के लिए यूरोपियन कंट्री का लोगों ना रास्ता खोज लिया। हराया कब था भारत? भारत तो तुम लोग को चीप के धरता था शुरू से ही। तुम लोग भारत के ना अंदर रहता था, अंदर बराबरी नहीं कर पाता था भारत के सामने। बच्चा था तुम लोग, औकात नहीं था तुम लोगों का बराबरी करने का।
इतना अलग लेवल का डेवलप था। लूट लिया, खखोर लिया, यही अंग्रेज लोग है, यही यूरोपियन कंट्री के लोग, डच पुर्तगाल, यही सब आके खखोर के भारत को ले गया। ये मध्य एशिया के लोग वाले सब लूट लूट के ले गए। चंगेज खान ये सब कई बार आक्रमण किए भारत पे, भारत का सारा धन लूट के ले गए हैं। हमारा भारत गरीब कहाँ था? प्राचीन इतिहास अच्छे से जाके पढ़ लो, चीप के धर देगा तुम लोगों को। इतना औकात था भारत के पास, समझ रहे हो ना? इतना ज्यादा औकात था भारत के पास कि तुम लोग कुछ नहीं थे कहीं से। चीजें अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें था, कंसेप्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा था। और हमारे इतिहासकार कहते हैं कि ये वास्को डी गामा ने भारत को खोजा है। हमारा भारत हराया कब था? मेरा क्वेश्चन तो ये है। सिंधु घाटी सभ्यता किसी कारणवश ध्वस्त हो गया, मान लीजिए सुनामी आ गया होगा, भूकंप आ गया होगा, किसी कारण से खत्म हो गया, वहां के लोग सारे मर गए होंगे, तब ना जाके ये जो सभ्यता है समाप्त हो गया। तब जाकर के हम लोगों के फिर भारत में बच्चा लोग जन्म लेता है और वो नया सभ्यता को विकसित करने लगता है। नया अभी हम लोग का समाज देखिए, पहले बच्चा लोग, फिर वैदिक सभ्यता आया तो आर्यंस आ गए थे भारत में, तो वो गांव वाँव स्टार्ट किए। फिर हमारा भारत धीरे 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 डेवलप किया। शास्त्र को जो शास्त्र लिखा गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब लिखा गया है, ये सब बाद में ना आया। लेकिन पहले सोचिए कितना विशाल शहर था हमारे भारत में, जो कि एक अलग लेवल का व्यापार करता था हमारे फॉरेन कंट्री से, और सबका धन लूट लूट के आता था हमारे भारत में। भारत ईमानदारी से पैसा कमाना था। हमारे भारत का संस्कार कभी नहीं था कि दूसरे देश को जाके लूट लेना। हमारा भारत जो था वो जाके माल को देता था, बेचता था, और ईमानदारी से पैसा कमा के अपने भारत में लाता था, लूटता खखोरता नहीं था। ये सब मध्य एशिया वाले को बोल दीजिए। वो सब जो काम किए हैं ना हमारे भारत के साथ, वो बिल्कुल निहायती चूतिया वाला काम है। लीजिए खुल के बोले, वो अच्छा काम नहीं है। पैसा हमारे भारत से लूट लूट के ले जाना, चोरी डकैती करना, ये कोई अच्छा काम थोड़ी है। दम है तो सिंधु घाटी का इतिहास पलट लो, जाके देख लो भाई, समझ में आ जाएगा कि क्या अलग लेवल का डेवलप था। आज के नेता लोग धर्म के नाम पे आपको फंसा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पता नहीं कई अलग अलग कास्ट में आपको बांट दिए हैं और आपसे वोट ले रहे हैं। आपको हिंदू मुसलमान करके लड़ा देंगे और सभी मलाई खुद खाएंगे नेता लोग। क्या कहिएगा, सब लोग अंदर से मिले हुए हैं। तो कहाँ से हमारा समाज डेवलप कर पाएगा उस लेवल का? लोगों के मन में सरकारी नौकरी का भूख डाल दिया गया, लोगों के मन में व्यापार को लेकर के मोटिवेट करता किया ही नहीं जाता हमारे देश में। सब कुछ क्या कहें, हिंदू मुस्लिम को बार बार लड़ा ही देता है कुछ कुछ बोल बोल के। राम मंदिर बनवाया, बहुत अच्छा बात है। तो अब बोलोगे डेवलपमेंट, तो दिखा देगा राम मंदिर। अब कुछ भी बोलोगे, दिखा देगा राम मंदिर, बीजेपी वाले लोग। तो हर चीज में हम राम मंदिर बनवाया, प्रभु श्री राम का बहुत बहुत इज्जत करते हैं और बहुत अच्छा काम कराया, लेकिन आप डेवलपमेंट, आप कितना को रोजगार दिए, ये सब तो नहीं दिखाई ना। आप कितना समाज को अलग लेवल पे ले गए, डेवलप किए। आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं और मलाई खुद खाते हैं। हाँ, अगर हम बात करें हिंदू धर्म में, तो कई जात में समाज विभाजित है। कितना अलग अलग छोटे छोटे जात में समाज विभाजन है, छोटे छोटे जात में। तो कितना समाज को तुम तोड़ोगे? तोड़ के तो धर दिए हो। अब हिंदू के अंदर भी 50 गो कास्ट है, अब कास्ट कास्ट में डिवाइड करोगे। तुम 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 बाभन हो, तुम राजपूत हो, तुम शूद्र हो, तुम यादव हो। आप सरकार खाली ना जात पात के नाम पे आपसे वोट ठग रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है, कुछ ना कुछ तमाशा कर रहा है, सब समुदाय अलग अलग होके, ताकि आप वोट दे दे के उनको जिताइए। आज के समाज में यही सब चल रहा है। ये सब कंप्लीट चूतियापा है। और हम प्रॉमिस करते हैं कि इस सब अगर चलते रहेगा डेमोक्रेसी के अंदर, तो हमारा भारत पहले के सिंधु घाटी की तरह कभी नहीं बन पाएगा। कुछ भारत के ही राज्य डेवलप कर पाएंगे जो समुद्र किनारे हैं, बाद बाकी नर्क में घुस जाएंगे। याद रखिएगा, ये बिहार कभी नहीं डेवलप होगा। इसे में जात पात के नाम पे नेता लोग आपको पागल बनाते हैं और आप लोग अच्छे से पागल बनते जा रहे हैं। काम नहीं देख रहे हैं, बस जात पात के नाम पे। चलिए, अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नगर नियोजन व्यवस्था सिंधु घाटी में देखने को मिली है। नाली बड़ा व्यवस्थित रूप से था। किसी भी सभ्यता में अगर व्यवस्था, नाली, रोड, सड़क, इमारत, हॉस्पिटल, ये सब मिलती तो वो विकसित सभ्यता ही कहलाएगा। और भवन से ही कनेक्ट नालियां थी, ताकि भवन का पानी नालियां में बह जाए और वो मुख्य सड़क की ओर, सड़क से दूर चले जाए और किसी नदी में नाली का कनेक्शन हो। तो ऐसा कुछ देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नाली मिली थी, वो भवन से घरे घर होते हुए नाली आ रहा था, और वो नाली सीधे जाकर के शहर के जो नदी वाले क्षेत्र में है वहां जाके मिल जाता था।
अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत सारे जगह में सिंधु घाटी में नाली नदी में मिला ही है। अब बहुत सारा जगह ऐसा है कि जो चैम्बर्स मिले हैं नाली के ऊपर रखने के लिए, और हौद मिले हैं, हौदा, हौदा समझते हैं? जो घर का वेस्टेज पानी है वो जमीन के अंदर चले जाए, टैंक टाइप का बना दिया गया है जमीन खोद के। इस तरह का भी चैम्बर्स नाली के कचरे सब जमा करने के लिए मिले हैं। और और इस प्रकार से हमको समझ में आ गया कि कितना डेवलप था। नाली का कचरा भी छना करके वो हौद में जमा होता था, अब बाद बाकी पानी बह के चला जाता था नदी में, समझ रहे हैं ना? बहुत जगह तो सोख्ता बनवाया जाता था उस वक्त, समझिए कितना डेवलप था। आजकल जो आधुनिक शौचालय बन रहा है ना, ठीक उसी तरह का शौचालय का दावा विदेशी इतिहासकार भी कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली है। आजकल का आधुनिक शौचालय आप इंडियन वेस्टर्न जो यूज कर रहे हो, उस तरह का शौचालय आपको सिंधु घाटी में देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है अमेरिका वाले, आपको क्या लगता है आप ये वेस्टर्न शौचालय बना लिए तो आप मतलब आप ही ने इसका डिस्कवर कर दिया? अरे भाई, आप आजकल ये हजार, ये 200-300 साल पहले खोज किए होंगे। हमारा भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता 3-3 हजार साल पहले खोज करके सुधा दिया है सब कुछ। आप जो आज ऐश मौज कर रहे हैं ना, आपको लगता है डेवलपमेंट डेवलपमेंट, तो हमारा सिंधु घाटी वाले 3 हजार साल पहले करके बैठ गए हैं। बराबरी नहीं कर पाओगे भाई, अंदर हो अंदर, है ना? सिंधु घाटी वाले बहुत आगे हैं, पढ़ो जा करके थोड़ा सा। एक बार जो लिखा हुआ चीज अगर उसको हम पढ़ लेंगे ना, तो अब बराबरी नहीं कर पाओगे कहीं से। यहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा है? शौचालय वगैरह भी सब कुछ का विदेशी इतिहासकार का दावा था, सब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता में एक व्यवस्थित रूप से मिले हैं। और यहाँ देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज, कुछ सामूहिक केंद्र भी मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक जगह है, वहां पे स्नानागार मिले हैं। वो चारों तरफ सीढ़ी से उतरने के लिए वो स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल कह लो, वो पोखर टाइप का, पोखर नहीं एक पौंड टाइप का बनाया गया है नहाने वहाने के लिए मोहनजोदड़ो में। और वो स्नानागार, स्नानागार समझ में आ रहा है? तो मोहनजोदड़ो में वो बनाया गया है। और लड़का लड़की जो भी नहाना चाहता है वो आराम से पहले सीढ़ी से उतरेगा, फिर अपना कपड़ा वपड़ा सबके सामने चेंज तो करेगा नहीं, तो कपड़ा चेंज करने के लिए साइड में रूम भी बनाया गया है मोहनजोदड़ो के स्नानागार में। सोचिए कितना विकसित समाज था, कपड़ा चेंज करने के लिए भी रूम बनाया था। तो आराम से जाकर के जो लड़का लड़की सामने आराम से कपड़ा वपड़ा चेंज करो, आराम से न जाके नहाओ सुनाओ पानी में उतर के, और फिर ऊपर चढ़ जाओ सीढ़ी के माध्यम से। तो उस वक्त का इतना बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल था, तो समझ लीजिए स्विमिंग पूल ही था। और भी बहुत कुछ मिले हैं, जितना भी बड़ाई करें सिंधु घाटी से कम ही पड़ रहा है, कितना बड़ाई करें। अन्न भंडार भी मिले हैं। अन्न भंडार मतलब जो अनाज खेती खेती होता था, अनाज को जमा कर दिया जाता था, सूखा अनाज को, और साल साल भर तक चावल को खाया जाता था उगा के, गेहूं को खाया जाता था। वो बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं। वो भंडार में अन्न अन्न को रखा जाता था, जमा किया जाता था, अन्न को सुरक्षित रखा जाता था, सुंडा नहीं लगे, कीड़ा मकोड़ा कीट पतंगे नहीं लगे। और नाली वगैरह बहुत अलग लेवल का डेवलप था भाई, सब पानी एकदम नदी में बहती थी। कचरा छानने के लिए हौदा भी बनाया गया था, तो और क्या ही बोले। ठीक, अनाज वनाज रखने के लिए भी अलग लेवल का कुछ व्यवस्था किया गया था, अन्न भंडार बनाया गया था। और सामूहिक भवन थे, मतलब सभी का भवन एक दूसरे के साथ एकदम, मतलब समझ लीजिए कि एक लाइन से था। और सड़क चौड़ी, नाली मस्त, और सभी एकदम 90 डिग्री पे काटते थे, टी पॉइंट टाइप का सड़क था। दरवाजा पीछे की ओर खुला रहता था, खासकर लोथल वाले क्षेत्र में। तो इतना डेवलप था। अन्न भंडार जो था ना भाई, अन्न भंडार जहाँ पे अन्न रखाता था। कांस्य दर्पण, कांस्य दर्पण क्या होता है समझते हो? दर्पण का मतलब होता है आईना, तो उस वक्त आईना वाइना भी था। कांस्य से बना हुआ आईना एकदम चमकता था, एकदम चिकना कांस्य से बना हुआ आईना। और अन्न भंडार भी था। R37 कब्रिस्तान भी मिले हैं, एक R37 नाम का कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान भी मिले हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अगर लोग मर जाते थे तो उनको उसी में दफना दिया जाता था। और आपको पता है ये जो R37 कब्रिस्तान ये किस जगह पे है? तो जहाँ श्रमिक लोग रहते होंगे ना, उसी वहीं पे श्रमिक के आवास के पास ही R37 नाम का कब्रिस्तान मिले हैं। और ये सब हड़प्पा वाले क्षेत्र में जो मिल रहे हैं, ये सब जमीन के खुदाई करने के दौरान देखने के बाद पता चला है, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है।
कहाँ पड़ता है हड़प्पा? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे स्थित है। और कहाँ पे पड़ता है हड़प्पा? रावी नदी के तट पे। कहाँ पे स्थित है? मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला कहाँ पे है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो हड़प्पा के बारे में आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, स्थित है। और इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इस तरह पाकिस्तान के लड़काना जिला में इसी तरह से मोंटगोमरी में पड़ता है हड़प्पा। पाकिस्तान के लड़काना जिला में पड़ता है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के लड़काना जिला में पड़ता है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। और मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है? तो राखल दास बनर्जी हैं, इसके खोजकर्ता हैं। और यहाँ पे वर्ष 1900 ना मतलब कह लो कि भाई 1921-22 में ये खोद दिया था मोहनजोदड़ो। 21 में आपको ना वो 21 में खोज हो गया था ये हड़प्पा का। अब मोहनजोदड़ो लगभग 1922 में हुआ था। इस चीज को कंप्लीट खोदाई इसका 22 में हो गया था कंप्लीट। और यही मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार, कांस्य की मूर्ति, कांस्य का मतलब होता है ब्रॉन्ज, है ना, कांस्य की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति। पुरोहित कोई राजा महाराजा होते थे, बड़े बड़े व्यापारी को पुरोहित कह लो। पुरोहित की मूर्ति आप मतलब वहाँ पे ना विद्यालय भी मिले हैं कुछ, महाविद्यालय टाइप का कुछ मिले हैं, है ना। एक श्रृंगी पशु का चित्र भी मिला है मोहनजोदड़ो से। श्रृंगी पशु, श्रृंगी पशु का चित्र। अब देखिए श्रृंगी, आप बोलेंगे सर श्रृंगी पशु का चित्र कहाँ मिला है मोहनजोदड़ो में? तो श्रृंगी पशु का जो चित्र है, पहले सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? व्यापार प्रधान था। तो व्यापारी लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। क्या व्यापारी बाटर सिस्टम चलाते थे? मतलब सामान के बदले में सामान बदलते थे? अरे बुर्बक, बेवकूफ हो गया। ये सब तो उसके बाद जब वो सभ्यता आया ना वैदिक, उसमें ऐसा होता था। एकदम गांव गवार बन चुका था वैदिक। लेकिन भाई यहाँ इतना डेवलप, तुम बोलोगे भाई बाटर सिस्टम, इस कभी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में बाटर सिस्टम नहीं चलता था। सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्का चलता था। सिक्का, सिक्का दो माल लो, सिक्का दो माल लो। और उसी सिक्का पे एक श्रृंगी पशु की चित्र की अंकन मिली थी। उसी सिक्का पे, जो सिक्का व्यापार लोग, पुरोहित लोग अपने बिजनेस व्यापार के लिए यूज करते थे ना सिक्का, उसी सिक्का पे श्रृंगी पशु की चित्रण मिली थी। और ये कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो वाले क्षेत्र में। मोहनजोदड़ो की खोज कंप्लीट रूप से कब हो गई थी? तो 1922 में हुई थी। किनके द्वारा हुई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा हुई थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? मोहनजोदड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी जो सभ्यता है किनके द्वारा खोजा गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया? वर्ष 1921 में खोजा गया। कौन सा जिला में पड़ता है? तो मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है? तो रावी नदी के किनारे पड़ता है। सब कुछ को याद कर लो, बढ़िया से समझ लो, समझ के याद करो। कसम से कहते हैं एग्जाम में इतना स्पीड लिखोगे ना भाई, मेंस में इतना स्पीड कि हाथ माथ रुकने वाला नहीं होगा आपका। समझ रहे हो ना? सब कुछ इतना आसान चीज है भाई, आपको पढ़ने में मजा कैसे नहीं आता है बताओ? हमको तो पूरा रात दिन दे दे पढ़ने, तो हमको तो भाई पढ़ने में ही मजा आता है। पढ़ने में, क्वेश्चन बनाने में, करंट पढ़ने में, नया नया चीज। एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, इतना मजा है ना। एनसीईआरटी भाई कमाल का बुक है। पढ़ने में थोड़ा मेहनत जो लगता है, लेकिन नॉलेज जबरदस्त हो जाएगा। आपको मेरे ये लेक्चर देने के अंदाजा से समझ में आ रहा होगा कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। नहीं तो मजाक थोड़ी है कि एकदम लेक्चर दे देंगे थोड़ी। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप एक लाइन नहीं पढ़ा पाओगे ढंग से, याद रखना। तो एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ो हमारे पढ़ाने के बाद। कुछ नहीं करो, 11-12 का एनसीईआरटी बुक पढ़ जाओ अच्छे से। सब कुछ आपका भगवान वही है, आपका सिविल सर्विसेज वही करा देगा। 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ जाओ। लीजिए मूल मंत्र बता दिए, ठीक। और थोड़ा बेसिक ठीक करना चाहते हो तो 8वां 9वां 10वां और 11-12 इतना पढ़ लो, बहुत मजा आ जाने वाला है। फिर सब कुछ जीवन में, सरकारी नौकरी का कभी मोहताज नहीं रहोगे। नौकरी पे नौकरी तुम्हारे कदम चूमेगी, ठीक। यहां तक अच्छे समझ में आ गया?
पशु वगैरह सब बना हुआ था, वो सिक्का पे श्रृंगी पशु का चित्र बना हुआ था। अच्छा, पुरोहित की मूर्ति भी मिले हैं, और उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राजनैतिक कार्य जो है वो कंप्लीट रूप से पुरोहित के ही वर्चस्व में होता होगा। पुरोहित ही कार्य संभालते होंगे, पुरोहित लोग। पुरोहित जो होते थे बड़े बड़े व्यापारी कह लो उस वक्त, तो वही लोग जो बड़े बड़े व्यापारी लोग थे वही लोग सरकार थे। उन्हीं लोग को पुरोहित कहा जाता है। वही लोग समाज के उच्च स्थान पे रहते थे। निम्न स्थान पे तो मजदूर और किसान रहते थे, है ना। आज के डेट में भी मजदूर और किसान सारा दिन भर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, और ये सभी मेहनत करके ना बहुत आगे हमारा भारत को ले जाने का प्रयास करता है, और सारा का सारा मलाई हमारे भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन, हमारे भारत के बड़े बड़े नेता यही सब खाते हैं। तो आप क्यों नहीं बिजनेस करना चाहते हो, मेरा पहला सवाल ये है। चलिए, भगवान जाने कब सुधरेगा हमारा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ के तो दिल खुश हो गया। आधुनिक भारत कब सुधरेगा भाई, भगवान जाने। लोथल, भाई लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा स्थल है। ये गुजरात के अहमदनगर नहीं, अहमदाबाद वाला क्षेत्र में पड़ता है। अहमदाबाद का नाम सुने हो गुजरात में, वहीं पे लोथल पड़ता है। और यह लोथल किस नदी के तट पे है? भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। भोगवा नदी के तट पे लोथल पड़ता है, और रंगनाथ राव के द्वारा वर्ष 1900 कितना था भाई, 1957 था, ठीक। वर्ष 1957 में जो ये लोथल है उसकी खोज हुई है। क्या हुई है? लोथल की खोज हुई है वर्ष 1957 में, 1957 में। किनके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। यहां तक अच्छे समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, रंगनाथ राव का दावा है कि 1957 में जो गोदीबारा वाला क्षेत्र है वो भी लोथल के अंदर पड़ता था। तो गोदीबारा वाला क्षेत्र का पतन हो गया, और ये जो पतन हुआ है इसका प्रमाण बंदरगाह था एक। तो वहीं पे ये गोदीबारा वाला क्षेत्र बंदरगाह के जस्ट पहले पड़ता था, उसका पतन हो गया था। ये आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है, उसका कुछ कुछ प्रमाण मिला है। गोदीबारा वाला क्षेत्र का पतन हो गया था लोथल में, और वहीं पर बहुत बड़ा बंदरगाह सी पोर्ट था गोदीबारा वाला क्षेत्र में, जो कि लोथल में पड़ता था। चावल का भी प्रमाण लोथल में मिला है। चावल का प्रमाण कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। अग्निकुंड भी कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। भाई अब क्या चाहिए लोथल से तुमको? हाथी का दांत कह लो, वो भी लोथल में मिला है। 3 यगुल सावधान या समाधियां कह लो, यह भी लोथल में मिला है। हाथी का दांत लोथल में, 3 यगुल समाधियां लोथल में। अब आप कहोगे सर ये यगुल समाधियां क्या होता है? तो यगुल जो होता है ना, यगुल, यो हर्षु का युगल, यहाँ यगुल दो सब को एक साथ दफनाने की प्रथा थी भाई, इसी को कहते हैं यगुल समाधियां। मतलब 2 लोग मर जाते थे, दोनों का लाश को एक साथ जमीन में गाड़ा जाता था, इसी को यगुल समाधियां कहते हैं। यगुल सावधान कह लो, यगुल समाधियां कह लो, ये सभी भाई लोथल में प्राप्त हुए थे। घोड़े के मिट्टी की मूर्ति, भाई ये भी लोथल से प्राप्त होने वाली है, और हुई भी है ना। तो ये जो पढ़ा रहे हैं यहाँ कर अच्छे से क्या मिली है, कहाँ से मिली है, आप थोड़ा सा पेन डाउन भी करो। खाली गधा की तरह लेक्चर को सुन मत लो, आप उसको पेन डाउन भी करो। जो जो बोलते हैं ना उसको थोड़ा लिखा करो। बोलते हैं कि हमारे पढ़ने के वक्त सीसी को ऑन रखो, सीसी ऑन करोगे तो हमारा शब्द लिखा आएगा, तो थोड़ा थोड़ा पेन डाउन तो करोगे। कॉपी में लिखोगे तो चीज़ें आपका मजबूत होते चला जाएगा। और भी स्थल है, कालीबंगा के बारे में बताएंगे, राखी गढ़ी है उसके बारे में बताएंगे, यहाँ से भी प्रश्न निकल के आएंगे। क्या लेक्चर बड़ा हो गया? कितना मिनट हुआ? 1 घंटा 3 मिनट। और थोड़ा खींच लेते हैं, है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा को पढ़ो। कितना लेक्चर बढ़ाते जाए भाई। कालीबंगन से क्या मिले हैं? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये कालीबंगा नाम का स्थल। कालीबंगन नाम का स्थल जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, कालीबंगन नाम का यह स्थल। और यह घग्गर नदी के तट पे पड़ता है। घग्गर नदी के किनारे यह स्थल बसा हुआ है कालीबंगन। और यहाँ से प्राप्त हुए चीज है वो घग्गर नदी के तट पे ही पड़ता है कालीबंगन। और यहाँ पे
अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई है। किनके द्वारा? अमलानंद घोष जो हैं इनके द्वारा ही कालीबंगन की खोज की गई है। और यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य, अग्नि के हवन कुंड, हवन कुंड काली माँ के मंदिर में जुते हुए खेत, खेत में काली माँ का मंदिर रहता है, काली रंग की चूड़ियाँ का प्राप्ति, यही सब कालीबंगन से हुई है। यहाँ पे आपको भूकंप वगैरह के प्रमाण भी देखने को मिले हैं कालीबंगन में। उस वक्त भूकंप आते थे कालीबंगन वाले क्षेत्र में, क्योंकि इस आधार पर इतिहासकार जो थे उस वक्त मार्शल ही थे, मतलब मार्शल जॉन मार्शल थे ना, उनका कहना था कि सिंधु घाटी के विनाश का कारण भूकंप हो सकता है, क्योंकि भूकंप आया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता धरती फटा होगा और सिंधु घाटी सभ्यता का सभी सड़क में हादसा हो गया होगा, सब बिल्डिंग में घुस के होंगे और इतना कस के भूकंप आया होगा कि सभी बिल्डिंग लोगों के देह पे गिर गया होगा और सभी लोग मर गए होंगे और फिर धीरे 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 वो वीरान में बदल गया होगा और सभी ईंटा पत्थर सब जमीन में घुस के ऊपर से मिट्टी जम गया होगा और बाद में उस पर नया सभ्यता, वैदिक सभ्यता का विकसित हुआ होगा। तो ऐसा है जॉन मार्शल का कहना, वही कहते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भूकंप के वजह से जमीन के अंदर चला गया होगा। कंफर्म नहीं है, अब क्या हुआ होगा नहीं हुआ होगा तो भगवान जाने, है ना। लेकिन लोगों का कहना है और उस चीज को हम पढ़ रहे हैं और यहीं से सवाल यूपीएससी में आने वाले हैं, बीपीएससी में आने वाले हैं। चीजें समझ में आ गई। राखी गढ़ी नाम का एक जगह था, ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है और ये भी घग्गर नदी के ही तट पे है। कौन सा नदी के किनारे पड़ता है? घग्गर नदी के किनारे। आप बोलोगे सर आप तो घग्गर नदी के तट पे कालीबंगा बोले थे, तो भाई कालीबंगा भी घग्गर नदी के तट पे है, राखी गढ़ी भी ये भी घग्गर नदी के ही तट किनारे पड़ता है। थोड़ा सा ना बोलते बोलते यहाँ से अच्छे समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है? बोलिए अगर ऊपर से जा रहा है तो हम राखी गढ़ी जो हरियाणा वाला क्षेत्र है उसको कल करेंगे, क्योंकि अभी तो हमको राजनीतिक जीवन पढ़ाना है, सामाजिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी का। अभी भाई कम से कम एक वीडियो और देंगे, उस हो सकता है 2 वीडियो दे दें, क्योंकि हमको आपका मेंस को लेकर के बहुत चिंता है। आप प्रीलिम्स तो कर ही लोगे, मेंस को लेकर के काफी चिंता होता है। तो मेंस में क्या लिखोगे तो आपको बताएंगे तब ना। सिंधु घाटी पर मोटी मोटी बुक बनी हुई है भाई, एनसीईआरटी उतनी को पढ़ लेने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको जाकर के डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। खैर कुछ नहीं करो तो मेरे पे ही डिपेंड हो जाओ कंप्लीट रूप से। अगर हम मेहनत करेंगे पूरा मलाई आपको पक्का खिलाएंगे, टेंशन मत लो। एक लेक्चर पढ़ने के बाद जाके लिखो आंसर, एकदम लिखाएगा। बस मेरे लेक्चर वीडियो को रिवाइज करते रहना। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ हम आएंगे फिर से और वीडियो नंबर 4 लेके आएंगे। ये मेरा वीडियो नंबर 3 है और आप हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें जानने और सीखने को मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने मित्र के साथ और खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। तभी आपके साथ कुछ अच्छा होगा। आप दूसरे को मोटिवेट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। कभी किसी को ऐसा मत सोचिए कि वो पढ़ लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा मत सोचिए। ये सब जलन का भावना होता है ना, है ना। तो आप खुद आगे बढ़िए और दूसरे को भी आगे बढ़ाइए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।